स्वागत है आप लोगों का आज मेरा दूसरा वीडियो में। अगले दिन समझा रहे थे तो थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसा हम बता रहे थे कि हम लोग 12 में इस पेपर को, फिलोसफी के इस पेपर को लॉजिक के नाम से जानते हैं, और लॉजिक का अर्थ भी हमने समझाया था। इसको लॉजिक के डिफिनेशन में पूछता है अक्सर, ये व्हाट इज़ लॉजिक। तो हम लोग कहेंगे लॉजिक इज़ अ साइंस ऑफ रीजनिंग। साइंस का मतलब विज्ञान होता है, विज्ञान का मतलब विस्तृत रूप से जानकारी, व्यवस्थित रूप से जानकारी को विज्ञान कहते हैं। और रीजनिंग का मतलब होता है सोच विचार की प्रक्रिया, मनुष्य कैसे सोचता है, हम लोग कैसे सोचते हैं, सोचने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सब लॉजिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका लॉजिक का हिंदी प्रतिशब्द तर्क शास्त्र है, अनुमान शास्त्र है, युक्ति विज्ञान है। तो हम लोग इन शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं। खास करके तर्क के बारे में तो तुम लोग माने आप लोग सुने ही होंगे, तर्क, बात बात पर तर्क वितर्क करते रहते हो। इंग्लिश में उसको आर्गुमेंटेशन भी कहते हैं। ये शास्त्र का मतलब हो गया विषय, सब्जेक्ट या ग्रंथ। अनुमान का मतलब अगला दिन हम समझाए थे कि अनुमान ये सब जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, अनु जोड़ मान। अनु का मतलब हमने बताया था बाद वाला, और मान का मतलब हमने बताया था ज्ञान। इसका मतलब हमने बताया था बाद वाला ज्ञान, यानी कुछ ज्ञान मेरे पास था, उस ज्ञान के आधार पर जो बाद में ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमान कहते हैं। यानी कि तर्क, अनुमान और ये युक्ति भी तीनों समार्थक शब्द हुए। तर्क, युक्ति, अनुमान तीनों समर्थक। हम अनुमान को विश्लेषण करके अर्थ समझाएं ताकि तर्क, युक्ति को भी हम लोग समझ पाएं। और आमतौर पे ये तीनों ही सिनोनिम मतलब पर्यायवाची के रूप में, पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुमान, युक्ति या तर्क में क्या अंतर है? अनुमान, युक्ति तर्क समर्थक है, अनुमान उससे थोड़ा भिन्न है। इसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे, आलोचना करेंगे। फिलहाल देखें हम लोग कि लॉजिक का परिभाषा अगर पूछते हैं किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है सोच विचार की प्रक्रिया। यहाँ लिखते हैं हम लोग सोच विचार की प्रक्रिया। जैसा कि हम अगला दिन समझाए थे आप लोग को कि बहुत अच्छा हो अगर दो तीन रंग का कलम साथ में लेकर बैठा जाए। कलम कॉपी लेकर तो बैठना ही है, और 2-3 किस्म का अगर कलम होता है तो बहुत सुविधा होता है। ऐसे एक एक चीज़ को ऐसे बगल में ही समझाने का सुविधा, और बाद में जब देखते हैं तो बड़ा अच्छा से दिमाग उसको एक दूरी बनाकर बड़ा अच्छा से व्यवस्थित ढंग से उसको याद रख पाता है। हर चीज़ को रटने का जरूरत नहीं पड़ता है, इस प्रकार से जब दिमाग व्यवस्थित कर लेता है। तो अनुमान का परिभाषा हमने अगला दिन बताया था कि कुछ ज्ञात सत्य के आधार पर एक अज्ञात सत्य में उपनीत होने की मानसिक प्रक्रिया को अनुमान कहते हैं। उदाहरण भी हमने दिया था, wherever there is smoke there is fire, there is smoke on the hill therefore there is fire on the hill। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है। पहाड़ पर धुआं है अतः पहाड़ पर आग है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कुछ ज्ञात सत्य है। ये पहला वाला सेंटेंस जो है ये मेरा बचपन से अनुभव में देखे हैं, धुआं और आग को साथ साथ। और अभी अभी हमने अपने आंखों के द्वारा देखा कि पहाड़ पर से धुआं उठ रहा है। यानी एक पूर्व ज्ञान और एक तात्क्षणिक ज्ञान, ये दोनों ज्ञान को जोड़कर एक संभावित ज्ञान उत्पन्न हुआ कि शायद पहाड़ पर आग है। ये दोनों कहलाते हैं आधार वाक्य, अलग दिन समझा चुके थे इसको हम। और ये कहलाता है निष्कर्ष, इंग्लिश में कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। CONCLUSION, कंक्लूजन। और ये दोनों को हम लोग प्रेमाइसिस कह सकते हैं, PREMISES, प्रेमाइसिस। ये आधार वाक्य है, ये सिद्धांत है। हिंदी में इसको सिद्धांत कहेंगे।
और ये कहलाते हैं आधार वाक्य। अगला दिन यहाँ तक समझा चुके थे, अब आगे इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिद्धांत का मतलब भी हमने बताया था। इसको अगर विश्लेषण करते हैं तो आता है सिद्ध जोड़ अंत इक्वल टू सिद्धांत। सिद्ध जोड़ अंत मतलब क्या हुआ, जो अंत में सिद्ध होता है वो सिद्धांत कहलाता है। इन दोनों वाक्यों से यह वाक्य सिद्ध होता है। इसे निष्कर्ष भी कहते हैं। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, अगर संधि विच्छेद करें तो निह जोड़ कर्ष, कर्ष का मतलब होता है निचोड़ या कर्षण, निकाल कर। तो निष्कर्ष का मतलब होगा जो निकल कर आता है या जो निचोड़ के रूप में प्राप्त होता है। इन दोनों वाक्यों को अगर हम निचोड़ते हैं तो यह निकल कर आता है, निचोड़। इसे हम लोग निष्कर्ष भी कह सकते हैं। और ये दोनों आधार वाक्य कहलाते हैं। निष्कर्ष मेरा जिन वाक्यों पर आधारित रहता है वो आधार वाक्य कहलाता है। इससे पहले थोड़ा सा परिभाषा को समझा दें एक बार हम। कुछ ज्ञात सत्य के आधार पर, कुछ ज्ञात सत्य, यहाँ पर देख लें हम लोग ज्ञात सत्य, ये दोनों आधार वाक्य जो है ये हमारे ज्ञात सत्य होते हैं। ज्ञात सत्य, इसके बारे में हम जानते हैं। एक तो बचपन से ही जानते हैं, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होता है, यानी धुआं और आग में एक संबंध है। हालांकि भारतीय दर्शन में हमने देखा इसको व्याप्ति संबंध कहते हैं, और व्याप्ति का जरूरत यहाँ भी पड़ेगा। दूसरा प्रसंग है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे ही। तो ये दोनों ज्ञात सत्य है, एक पूर्व ज्ञात और एक है तात्क्षणिक ज्ञात। ये दोनों को मिलाकर एक हो गया संभावित ज्ञात। ये अज्ञात सत्य में उपनीत हो रहे हैं, ये अज्ञात सत्य। यह सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको अज्ञात सत्य कहा गया है। उपनीत होना, उपनीत होना का मतलब क्या होता है, उपनीत होना का मतलब पास पहुंचना या वहां तक पहुंचना, ठीक ना। उपनीत का मतलब होता है वहां पहुंचना, पास पहुंचना, ठीक है। तो कुछ ज्ञात सत्य के आधार पर, ये दोनों ज्ञात सत्य थे, ये ज्ञात सत्य के आधार पर एक अज्ञात सत्य में उपनीत होने की मानसिक प्रक्रिया, इस बात को जरा समझते हैं। मानसिक प्रक्रिया, एक अनुमान जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, कसरत का जरूरत नहीं पड़ता है। हमें जरूरत पड़ता है मानसिक प्रक्रिया ही है, मतलब मन ही मन करते हैं। अब यहीं पर बात आता है कि जब तक हम किसी चीज़ को मन ही मन सोच रहे हैं तब तक यह अनुमान है। जब तक हम ज्ञात सत्य के आधार पर अज्ञात सत्य में कूद रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, जब तक मन ही मन ये काम हो रहा है, मेरे ही मन के अंदर हो रहा है, तब तक यह अनुमान है। और जब हम इसको भाषा में प्रकट कर देते हैं, लिख कर चाहे बोल कर, तो वह हो जाता है युक्ति या तर्क। जब तक वह मेरे मन के अंदर है वह अनुमान, और जब वह भाषा में प्रकट हो जाता है युक्ति या तर्क, ठीक है। युक्ति और तर्क समार्थक है। अनुमान को भी समार्थक के रूप में समझा जाता है, लेकिन अर्थ में अंतर है कि जब तक हम मन ही मन सोच रहे होते हैं, यह प्रोसेस या मानसिक प्रक्रिया अनुमान कहलाता है। जब इस मानसिक प्रक्रिया को हम वाक्यों में व्यक्त कर देते हैं तब वह युक्ति कहलाता है या तर्क कहलाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये परिभाषा तो हमने यहाँ पर अनुमान का बता दिया। अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है, मल्टीपल चॉइस में अक्सर पूछता है, और ऑप्शन दिया रहता है। यही कहता है कि जब आर्गुमेंट को लैंग्वेज में पुटअप किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो हम लोग कहेंगे कि इन्फरेंस कहलाता है। जब तक वो मन ही मन चल रहा है तब तक वो कहलाता है आर्गुमेंट, या अनुमान को हम लोग कहेंगे आर्गुमेंट। लिख देते हैं यहाँ पर संक्षेप में ARGUMENT, आर्गुमेंट। लेकिन ये इन्फरेंस, ये युक्ति है, ये युक्ति है, ये तर्क है, ये दोनों समार्थक हुए, और इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं इन्फरेंस, INFERENCE, इन्फरेंस। जब तक मन ही मन सोचा जाए तब तक वो आर्गुमेंट है, और जब उसको लैंग्वेज में पुटअप कर दिया जाता है तो वह तर्क या युक्ति कहलाता है। तो लॉजिक का मेरा आलोच्य विषय यही रहेगा। इस विषय में हम लोग देखेंगे कि अनुमान या युक्ति के क्या क्या नियम हैं। इन नियमों के आधार पर जब हम अनुमान करते हैं तो अनुमान को सत्य होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना है, वो है सत्यता और शुद्धता। संक्षेप में इस बात को यहाँ समझाते हैं, फिर कभी इसको विस्तारित समझाएंगे। दो बातें हैं यहाँ पर। एक है सत्यता, TRUTH, ट्रूथ, फुलनेस कह सकते हैं, ट्रूथफुलनेस, और एक कहलाता है वैलिडिटी, VALIDITY, वैलिडिटी। दैनिक जीवन में उन शब्दों का प्रयोग तो हम लोग करते ही हैं,
जैसे तुम जो कर रहे हो ये बात हमें जायज़ नहीं लगता, वैलिड नहीं लगता। वैलिड नहीं लगता मतलब, वैलिड नहीं लगता मतलब इसके कुछ हमने या कुछ नियम प्रचलित हैं, इन नियमों के अनुकूल नहीं लग रहा, इसलिए ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। नियम के अनुसार नहीं रहेगा तो वो इनवैलिड होगा। इसका अपोजिट है वैलिड का इनवैलिड, और ट्रूथ का, ट्रूथफुलनेस का अपोजिट होगा फॉल्सहुड, या ट्रूथ का अपोजिट होगा फॉल्स। अनुमान सत्य मिथ्या भी हो सकते हैं और अनुमान शुद्ध और अशुद्ध भी हो सकते हैं। अब ये दोनों में अंतर को हमको समझना है थोड़ा सा, बस देखते हैं। जैसे अगर कोई, जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं कि ढेर सारे धाराएं हैं, अगर किसी धाराओं का उल्लंघन करके हम कोई काम करते हैं, अगर किसी धारा का हम उल्लंघन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अगेंस्ट द रूल, यानी कि इनवैलिड, यानी नियम का अगर विरुद्ध होता है। जैसे हम लोग देखेंगे अनुमान के प्रकार भेद में देखेंगे, अगर जिस प्रकार को अनुमान है और उसमें जो जो नियम बताए गए हैं उन नियमों में से किसी का अगर उल्लंघन हो जाता है तो वो इनवैलिड कहलाएगा। एक आर्गुमेंट ट्रूथ या सत्य मिथ्या तब कहलाता है जब उसमें घोषित विषय वस्तु का वास्तव जगत के साथ मेल हो। अगर वास्तव जगत के साथ मेल है तो वह सत्य होगा, और अगर वास्तव जगत के साथ मेल नहीं है तो वह असत्य होगा। यानी सच्चे शब्दों में, अच्छे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कहलाता है मटेरियल ट्रूथ। एक्चुअली ये टर्म होना चाहिए मटेरियल ट्रूथ, MATIRIAL, मटेरियल ट्रूथ। ये शब्द होना चाहिए मटेरियल ट्रूथ, और ये शब्द होना चाहिए फॉर्मल वैलिडिटी, FORMAL, फॉर्मल। ये हो गया मटेरियल ट्रूथ और ये हो गया फॉर्मल वैलिडिटी। फॉर्मल वैलिडिटी का मतलब कुछ फॉर्म्स होंगे, वो फॉर्म्स के अनुसार अगर रहेगा। फॉर्म्स का मतलब हम लोग ढांचा समझ लें, नियमों के अनुसार अगर नियमों का पालन करते हैं तो सांचा बन जाता है। बात को और अच्छा से समझाते हैं। जैसे हम संदेश का सांचा लिए हाथ में, अब उसमें अगर संदेश का माल मसाला रहेगा तो सांचा से जो निकलेगा संदेश का तरह दिखेगा भी, संदेश का तरह खाया भी जाएगा। लेकिन अगर वो मिट्टी रहे, हालांकि सांचा संदेश का है, उसमें डालकर हमने निकाला है तो वो मिट्टी दिखेगा संदेश के तरह, लेकिन वो खाने के काम में नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं कि उसको संदेश में फॉर्मल वैलिडिटी तो है, संदेश जैसा आकार तो उसका दिख रहा है, परंतु उसका मटेरियल जो कि संदेश नहीं है, एक्चुअली मिट्टी है वहाँ पर, तो उसमें फॉर्मल वैलिडिटी तो है लेकिन मटेरियल ट्रूथ नहीं है। ठीक है, मटेरियल ट्रूथ का मतलब होता है, मैटर का मतलब होता है वस्तुगत या वास्तविक। अगर घोषित विषय वस्तु को, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, पहाड़ पर धुआं है, पहाड़ पर आग है, हम लोग चारों मिलकर गए, जाकर वहाँ पर देखेंगे हाँ भाई हाँ वहाँ पर आग भी दिख रहा है, तो हमने जो अनुमान किया था वो सत्य था। हमने जो अनुमान किया था उसका वास्तविक जगत के साथ मेल है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह सत्य है, यह मटेरियली ट्रू है, वास्तविक दृष्टिकोण से सत्य है। अब फॉर्मल वैलिडिटी निर्भर करता है ये जिस प्रकार का अनुमान है। जैसे 3 सेंटेंस वाला है तो इसको सिलोजिज्म कहा जाएगा या न्याय अनुमान कहा जाएगा। और न्याय अनुमान में 10 नियम बताया गया, अगर ये 10 नियमों का यहाँ पर पालन हुआ होगा तो वह वैलिड होगा, अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ होगा तो वह इनवैलिड होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल ट्रूथ किसे कहते हैं, फॉर्मल वैलिडिटी किसे कहते हैं। यहाँ एक प्रसंग, एक बात और उठता है, वह बात आता है कि भाई वैलिडिटी के साथ ट्रूथ का क्या कनेक्शन है। एक्चुअली ये जब हम लोग सिलोजिज्म सीखेंगे या फिर सिंबॉलिक लॉजिक सीखेंगे वहाँ पर काम आने वाला चीज़ है, लेकिन संक्षेप में विषय वस्तु में इंट्रोडक्शन ही ऐसा होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में ही सारे आगे आगे जहाँ तक हम दौड़ेंगे वो सारा का एक रूपरेखा संक्षिप्त में यहाँ पर आ जाना चाहिए। समय का अभाव के चलते बहुत संक्षेप में उड़ना पड़ रहा है। कम से कम इंट्रोडक्शन का क्लास में हमको 1.5 घंटा समय चाहिए, जो कि स्कूल में हम ले लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है, फिर भी संक्षेप में हम बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर एक बात कहा गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ वैलिड डिडक्शन दैट इट्स प्रीमाइस इज ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स। मतलब हुआ ऐसा, अगर कोई अनुमान वैलिड है तो ऐसा उसके लिए असंभव है कि उनके आधार वाक्यों का मान सत्य हो और निष्कर्ष मिथ्या हो।
कहने का मतलब कि अगर हमने अनुमान के सभी नियमों का पालन किया है, अगर सभी नियमों का पालन किया है और उसमें दिए गए जो आधार वाक्य हमने इस्तेमाल किया, ये सारे आधार वाक्य भी वास्तविक दृष्टिकोण से सत्य है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका जो निष्कर्ष निकले वो मिथ्या हो जाए। संक्षेप में यहीं पर इतना ही बोलते हैं, फिर विस्तारित समझाएंगे इसको। आज हम जानना चाहते थे कि अनुमान के विभिन्न प्रकार, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये उदाहरण लिख लिया होगा। Wherever there is smoke there is fire, therefore where there is smoke on the hill therefore there is fire on the hill, ये उदाहरण आपने लिख लिया होगा। जो कुछ समझाया आपने विस्तारित रूप से लिख लिया होगा। वरना वीडियो को फिर पॉज करके फिर बैक जाइए, ढंग से लिखिए और याद रखिए, जितना अच्छा से समझिएगा। ये कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। इसके बाद हम व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, हमको जैसा ज़रूरत पड़े, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी चीज़ को फिर से रिपीट करना पड़े, वह कीजिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो सके, अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक, आज हम अनुमान का श्रेणी विभाग में आने वाले थे, बढ़ते हैं वहाँ पर हम लोग। हम लोग यहाँ पर आर्गूमेंट ही कहेंगे, आर्गूमेंट भी कह सकते हैं, इन्फरेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मेनली दो भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है इंडक्शन, INDUCTION इंडक्शन। दूसरा कहलाता है डिडक्शन, DEDUCTION डिडक्शन। जस्ट अपोजिट है, समझ में आ रहा है? इंडक्शन का अपोजिट डिडक्शन। इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं आगमन, इसको कहते हैं निगमन। एक एक हिंदी इसका और एग्जाम्पल करते हैं, इसको आरोहण भी कहते हैं। तब इसका अपोजिट हो जाएगा अवरोहण। जरा समझने का प्रयास करते हैं। आरोहण, अवरोहण। नी का मतलब नीचे, गमन का मतलब जाना, तो निगमन का मतलब क्या होगा? नीचे की ओर जाना। अगर ये नीचे की ओर जाना है तो आगमन का मतलब ऊपर की ओर जाना होगा। आरोहण, आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। आरोहण का मतलब चढ़ना। हम लोग कहते हैं कि मटर के पौधे से आरोही मूल निकलता है। आरोही मूल का मतलब क्या हुआ? टेंटिकल्स, एक धागा की तरह पतला संरचना जो आसपास किसी चीज़ को पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है, आरोही मूल हुआ। आरोहण का मतलब ऊपर की ओर चढ़ना हुआ, है ना? आरोहण माने ऊपर की ओर चढ़ना, ठीक ना? तो निगमन का मतलब क्या हुआ? नीचे की ओर उतरना। तो अनुमान की प्रक्रिया में हम लोग ये चढ़ना उतरना करते हैं। कैसे करते हैं जरा उदाहरण समझ लिया जाए। उदाहरण परिभाषा पर गौर किया जाए। यहाँ पर जो बात हम किसी श्रेणी के सभी सदस्यों के बारे में जानते हैं, जो गुण, कोई एक गुण हम किसी श्रेणी के सभी सदस्यों के बारे में जानते हैं, तो उस गुण को उस श्रेणी के किसी भी एक सदस्य के बारे में अनुमान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। राम अगर एक मनुष्य का ही नाम है तो ये मरणशीलता नामक गुण राम पर भी लागू होता है। हमारे क्लियर? यहाँ हम क्या किए हैं? यहाँ पर हम सब से कुछ की ओर उतरे। जो बात हम सबके बारे में जानते हैं उस बात को हम कुछ के बारे में अनुमान कर सकते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऑल मैन आर मॉर्टल, MORTL, मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब मरणशील। राम इज अ मैन, देयरफॉर राम इज मॉर्टल।
हमने पहले वाक्य में क्या कहा, ऑल मैन आर मॉर्टल। यहाँ पर ऑल मैन कहने का मतलब क्या होता है, ऑल मैन का मतलब हो गया संसार के सभी मनुष्य, संसार के सभी मनुष्य, ना केवल वर्तमान के बल्कि अतीत और भविष्य को मिलाकर संसार के सभी मनुष्य। सभी मनुष्य मरणशील है। मरणशीलता नामक गुण सभी मनुष्य से जुड़ा हुआ है, सभी मनुष्य से मरणशीलता नामक गुण जुड़ा हुआ है। और राम अगर एक मनुष्य का ही नाम है तो यह मरणशीलता नामक गुण राम पर भी लागू होता है। तो जो बात हम सबके बारे में जानते थे, सब मनुष्य के बारे में जान रहे थे, सब मनुष्य के बारे में जान रहे थे, हम लोग क्या जान रहे थे कि वो मरणशील है, तो वो मरणशीलता नामक गुण राम के बारे में भी अनुमान किया जा सकता है। राम जो कि मनुष्य श्रेणी का ही एक सदस्य है। अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सब से कुछ की ओर उतरा, तो ठीक इसका उल्टा प्रोसेस आरोहण होगा। आरोहण मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। यहाँ पर क्या होगा, न जो बात हम किसी श्रेणी के कुछ सदस्यों के बारे में जानते हैं, हो सकता है वह बात उस श्रेणी के सभी सदस्यों पर लागू होता हो। फिर से बोल रहे हैं, जो बात हम किसी श्रेणी के कुछ सदस्यों के बारे में जानते हैं, उस बात को उस श्रेणी के सभी सदस्यों के बारे में अनुमान किया जा सकता है। ये कहलाता है आरोहण। आरोहण का मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ से सब की ओर चढ़ रहे हैं, कुछ कुछ से सब की ओर चढ़ रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, सब से कुछ की ओर उतरा। हमने पहले कह दिया कि सभी मनुष्य मरणशील है, और राम कुछ का मतलब कम से कम एक। यहाँ पर लॉजिक में एक बात को समझना जरूरी है। हम लोग कुछ का मतलब समझते हैं दो चार, एकाधिक, लेकिन यहाँ पर लॉजिक में कुछ का मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक। ये स्पेशल मीनिंग लॉजिक में इस्तेमाल होता है, और यही अक्सर किताब में बच्चे लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को आत्मसात नहीं करते हैं, लांग कर चले जाते हैं कि लॉजिक में कुछ का अर्थ होता है एटलीस्ट वन। कुछ का मतलब हम लोग आमतौर पे समझते हैं कि मोर देन वन को हम लोग कुछ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मोर देन वन नहीं बल्कि एटलीस्ट वन होता है। और ऑल का मतलब हम समझते हैं सब, लेकिन ये सब का मतलब खाली हम लोग दैनिक जीवन में वर्तमान के सब को समझते हैं, लेकिन लॉजिक में ऑल का मतलब होता है त्रैकालिक। त्रैकालिक का मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड अबाउट द एंटायर यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स के बारे में ऑल मैनर मॉर्टल कहने का मतलब इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मांड के सभी मनुष्य, पता नहीं अन्य ग्रहों में मिले कि ना मिले और की बात है, लेकिन हम लोग ऑल का मतलब इतना व्यापक समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ सब से कुछ से सब की ओर उदाहरण भी एक ले लेते हैं, और यहीं आज हम विराम देंगे अपनी वाणी को। जैसे कहते हैं कि राम, हमने आज तक ज़िंदगी में कितने आदमी को मरते देखा होगा, 1000, 10,000, 20,000 आदमी को खूब मरते होगा देखा होगा, इससे ज़्यादा आदमी को नहीं देखा होगा। लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। अरे बाबा, सभी मनुष्य मरणशील है, इस बात को कहने के लिए हमें सभी मनुष्यों को मरते हुए देखना चाहिए था, जो कि संभव नहीं है। हम वर्तमान के सभी मनुष्यों को मरते हुए नहीं देख सकते। अतीत का तो मान लो अभी तक हमारे पास एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि कोई अमर व्यक्ति रह गया हो, वो जान लिए, लेकिन फ्यूचर में एक ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसका जो मरेगा नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग मान कर चलते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है, त्रैकालिक सत्य है। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे इसका ऑपोजिट होगा उदाहरण, राम इज मॉर्टल, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, यदु इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल। कह सकते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक बात और रख देते हैं कि आज तक कोई अमर नहीं देखा गया। नो इमॉर्टल मैन हैज़ बीन येट सीन। नो इमॉर्टल मैन हैज़ बीन सीन। अब तक कोई अमर व्यक्ति नहीं देखा गया है। तो इसके आधार पर काउंटर एग्जाम्पल चूँकि एक भी नहीं है, हम ये अनुमान कर सकते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल। यहाँ देख रहे हैं हम लोग
हमने ज़िंदगी में ढेरों आदमी को देखा होगा मरते हुए, 2 4 10 आदमी को ही मरते देखा है, और इसी से हम कूद कर अनुमान कर लिए, कुछ कुछ को देखा और सब के बारे में अनुमान कर लिया कि सभी मनुष्य मरणशील है। यह है आगमन और निगमन का स्वरूप। अगला दिन हम लोग, अच्छा एक बात तो यहाँ पर और बता दें कि हमारे सिलेबस में 50 नंबर का इंडक्शन है और 50 नंबर का डिडक्शन है। तो हम पहले 50 नंबर का डिडक्शन इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम लोग इंडक्शन में बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।